हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन पर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फिजिक्स में प्रश्न नंबर 4 से लेके 9 तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके लॉन्ग ही होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 नंबर का होगा आपका 4 से 3, इसके अलावा 5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है वो तैयार रखने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि फिजिक्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे यानी कि जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं ये टोटल मिलाकर आपके 50 अंक के होंगे। जो आपका लिखित पेपर होगा वो टोटल 70 अंक का होगा, जिसमें से 50 नंबर केवल आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय से मिलेंगे। बाकी 20 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो उनको तो आपको तैयार ही करना है, लेकिन साथ में यहाँ पर जो है आज मैं आप सभी को ऐसे टॉपिक बताऊंगा कि अगर आपने ये टॉपिक केवल पढ़ लिए तो यहाँ पर जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो मैंने बताया 50 अंक, वो 50 तो कंफर्म ही है, बाकी आप एक्स्ट्रा जो भी पढ़ लेंगे वो सारे भी आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है सभी के पास पहुंचता रहेगा। इस समय आप सभी को अनसॉल्व्ड सॉल्व कराए जा रहे थे। आपके 2022 के 4 सेट कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन आज मैंने यहाँ पर जो है अनसॉल्व्ड नहीं लिया है। यहाँ पर मैं आज आप सभी को कुछ टॉपिक बताना चाहता हूँ जो आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहें तब तक, ठीक है। बाकी आप सभी का अनसॉल्व्ड कल से फिर आगे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जब भी किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें आपको सबसे पहले कवर करनी है। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा, इसके अलावा वो सारे टॉपिक बता दूंगा जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। जितना आप यहाँ पर देख लेंगे आपका उतना ही फायदा होगा यहाँ पर, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव आ चुके हैं, आप सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, इसके अलावा शेयर भी कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अभी भी अनसॉल्व कराया जाएगा, अनसॉल्व आपका कराया ही जा रहा था, बस आज मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक लिए हैं ताकि आप वो टॉपिक जो है थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहें। बाकी अनसॉल्व तो आपका डेली चल ही रहा है और उसकी पीडीएफ सारी मैंने ऐप में आज अपडेट भी करवा दी है। आपका जो चौथा सेट था वहां पर कुछ पीडीएफ नहीं लग पाई थी, तो अनसॉल्व की सारी पीडीएफ मैंने आज अपडेट करवा दी है फिजिक्स की, और केमिस्ट्री वाली पीडीएफ आपकी कल सुबह तक वो भी सारी अपडेट हो जाएंगी ऐप पर, ठीक है। बाकी अनसॉल्व जो है वो डेली चलेगा, केवल आज यहाँ पर मैं आप सभी को टॉपिक बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे कि आपको पता है कि आपके फिजिक्स में इस समय जो चैप्टर पढ़ने टोटल कितने पढ़ने, 14 चैप्टर, जिसमें से कुछ चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर नंबर गेन करेंगे और उनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप चाहें तो उनका वन शॉट वीडियो पूरा देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विद्युत धारा की एक आपका चैप्टर ये हो जाएगा, इसके अलावा एक लास्ट में दिया गया 14। आपको पता होगा कि केवल ये एक चैप्टर 7 नंबर का, यानी कि इस एक चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन, और इस एक चैप्टर से आपके जो ये क्वेश्चन दिया गया यानी कि ये चैप्टर दिया गया टोटल 8 नंबर। केवल ध्यान दीजिए, तो 7 नंबर इस चैप्टर से और 8 नंबर इस चैप्टर से। अगर आपने ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ ले तो 15 नंबर आप सभी को यहीं से मिल जाएंगे केवल। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो जो ये आपका है यानी कि जो प्रकाशिकी इकाई है, इसके अंतर्गत तो 2 चैप्टर आते हैं और इससे जो है टोटल 13 अंक मिलने वाले हैं। तो अब जिन स्टूडेंट ने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा यानी कि कुछ भी नहीं आता, उनको ये मान लें कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे फिजिक्स पास करूंगा, तो उनके लिए आपको ये 4 चैप्टर सबसे बेहतरीन है और आपको इनके वन शॉट वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जब भी आप एलवी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे वन शॉट वीडियो भी मिल जाएंगे। देखिए, इससे आपका 13 नंबर का मिलेगा, इससे 8 नंबर का और इससे 7 नंबर का, यानी कि 8 और 13, ये यानी कि 7 और 13 मिलके सीधे सीधे 20 और 8 28 नंबर केवल आपको ये चैप्टर से मिल जाएंगे। और आप सभी को पता है कि फिजिक्स में जो लिखित पेपर होता है आपका वो 70 अंक का होता है और 70 में जो है आपको मिनिमम 23 अंक तो लाने ही रहते हैं, ठीक है, जिससे आप अच्छे से यहाँ पर पास हो जाएं। तो 23 नंबर तो कम से कम होने ही चाहिए लिखित में, तब आप पास होंगे, नहीं तो पास ही नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने ये 4 चैप्टर भी अच्छे से कवर कर लिए और आपने पहले से कुछ भी पढ़ नहीं रखा है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आपको इन 4 चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनके वन शॉट वीडियो देखकर
पूरे पूरे कवर कर लीजिए, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इन चारों वीडियो को यानी कि चारों चैप्टर को वन शॉट वीडियो के माध्यम से जो है कंप्लीट करा दूं। ठीक है, आप लोग ये चीजें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 2-3 दिन के लिए अनसॉल्व रोक करके ये चारों चैप्टर आपके दोबारा से यानी कि पूरे वन शॉट में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये चारों तो आपको अच्छे से तैयार ही करने हैं। बाकी आप सभी को पता है जो पहली इकाई है आपकी ये वाली, इन दोनों चैप्टर को मिला के 8 नंबर का आएगा। इसके अलावा आपको पता होगा यहाँ पर जो ये दिया गया है चैप्टर नंबर 4 और 5, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 8 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आपका ये दिया गया है इसको मिला के भी 8 नंबर का आएगा, और यहाँ पर ये भी आपका 8 नंबर का आएगा। बाकी सभी देख सकते हैं सभी इकाइयों से 8-8 नंबर के आएंगे। और जो ये आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 4 नंबर से इससे पूछा जाएगा, तो वो तो आपको पढ़ने ही है। लेकिन जो मैंने पहले 4 चैप्टर बताए, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके विशाल जी, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि ये चारों चैप्टर जो है आपके यहाँ पर 1 जनवरी से रखते हैं हम लोग। अभी जो है अनसॉल्व चालू कर रहे हैं उसको चालू कर लेते हैं, यानी कि 2022 के 7 सेट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये चारों चैप्टर जो मैंने आप सभी को यहाँ पर बताए हैं इनको मैं वन शॉट में कंप्लीट कराऊंगा। ओके विशाल जी, हाँ ये सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, यानी कि ताकि किसी को अगर पहले से तैयार नहीं है कुछ भी तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ओके मोनू जी, यहाँ पर और आज मैं आपको वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने हैं पूरी फिजिक्स के वो लगभग मैं आप सभी को यहाँ पर बताता चलूंगा, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए, या फिर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, तो भी आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारे चैप्टर तो आपको अच्छे से तैयार ही करने, जो मैंने पहले 4 बताए वो आप ध्यान दीजिएगा। एक आपको ये बताया गया है, एक आपको ये बताया गया, और एक ये। अगर आपने ये 4 चैप्टर कवर कर लिए अच्छे से तो आपको पता है कि इन चारों से केवल 28 नंबर आपको इन 4 चैप्टर से मिल जाएंगे, यानी कि 14 चैप्टर हैं जिसमें से अगर आपने केवल 4 चैप्टर पढ़ लिए तो वहां से आपको 28 नंबर मिलने वाले हैं। तो उनको तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयार ही कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, और इसके अलावा आप एलविक क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स में जो पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किए गए वो तो किए ही गए, बाकी हर संडे को इसमें पीडीएफ अपडेट होंगे। ठीक है, संडे तक नहीं होंगे लेकिन हर संडे को इसमें जितने भी फ्री पीडीएफ हैं वो सारे ऐड कर दिए जाएंगे। तो इससे भी आप लोग ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। बाकी जो मैंने फिजिक्स की बात की है, अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन एक साथ चाहिए तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स ब्रह्मास्त्र बैच या फिर बूस्टर बैच। देखिए इस बैच में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलेंगे, इसमें केवल फिजिक्स है आपका। और अगर आप इस दिसंबर में ही ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस आप लोग जानते हैं 199, यानी कि अगर आप कूपन अप्लाई कर देंगे वहां पर तो इसका प्राइस केवल ये रहेगा। कूपन आपको ऐप में भी मिल जाएगा, या फिर केवल आपको टाइप करना है एग्जाम 2023, एग्जाम 2023 ये टाइप कर देंगे कूपन में तो सीधे इसका प्राइस 199 आपको लग जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो इसमें तो यहां पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगा, और इस समय ये आपको 349, ये केवल 25 दिसंबर तक है। इसमें भी आपको कूपन अप्लाई करना होगा, LV यहां पर आप लिखेंगे 2023 तो आपको ये बैच मिल जाएगी। यानी कि यहां पर जितने भी आज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे इस पूरे फिजिक्स के वो सारे आपको इस बैच में एक साथ मिल जाएंगे, उनका PDF में मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। फ्री नोट्स तो आप सभी को यहाँ पर मिलेंगे ही। ठीक है, अगर आप बैच नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीजें और आपको समझनी है, यानी कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि फिजिक्स के पेपर में एक आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसके अलावा चौथा, पांचवा और छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, यानी कि टोटल आपके फिजिक्स के पेपर में 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन होगा इसमें सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ होते हैं, जो कि टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। इसमें आपके शॉर्ट वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि अति लघुत्तरी वाले जो होते हैं वो आपके इसमें आएंगे, और ये भी आपके टोटल 6 ही होंगे। ये कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन आएगा इसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर वाले। कितने, 2-2 नंबर वाले आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 8 अंक आपको यहां से मिलेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं 6, 6, 12, 8, 20 नंबर में आपके ये वाले जो अति लघुत्तरी और इसके अलावा जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं
ये सभी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आप सभी को बताया कि फोकस किस पर करना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको यहाँ पर लॉन्ग पर करना है, क्योंकि लॉन्ग जो है आपके अब 50 नंबर दिलाएंगे, यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके कितने नंबर के आएंगे, 50। और इसमें से जो आपका चौथा क्वेश्चन होता है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल 3-3 नंबर के, 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, यानी कि यहां पर जो है 15 नंबर के ये क्वेश्चन और 15 नंबर के ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। इसके अलावा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इन सभी में 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि इन चारों को मिलाकर आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये वाले क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, इन सभी में आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि यहां पर 4 आपको करने रहेंगे, 8 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उस 8 में केवल 4 ही करना है। तो यहां पर तो आपके पास अच्छा चांस है, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो यहां पर सबसे ज्यादा नंबर आप गेन कर पाएंगे। इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, वो अक्सर आपको रिपीटेड ही देखने को मिलते हैं। बाकी जो चेंज मिलेंगे वो आपको जो 2 नंबर वाले आते हैं, 1 नंबर वाले आते हैं, ये अक्सर बदलते रहते हैं, ये ज्यादा रिपीट नहीं होते। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर जो है रिपीट होते रहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, जो लॉन्ग वाले हैं। बाकी ये क्वेश्चन जो है आपके वो रिपीट नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। तो यहां पर जो है आज मैं आप सभी को सारे टॉपिक क्लियर करा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक यहां पर जो है आपको कवर करने हैं, ताकि आप सभी को अच्छे नंबर यहां पर मिल सकें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो पहला चैप्टर है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कुल मिला के यही बोल सकते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर इसके फॉर्मूले की हम लोग बात करें तो आप लोग जानते हैं P बराबर होता है आपका Q इंटू 2L, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। P बराबर Q इंटू 2L इतना होता है। तो यहां पर देखिए आपको इसकी परिभाषा तो पढ़नी है, ये परिभाषा तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बोला है इस टॉपिक से संबंधित जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोनू जी, जो केमिस्ट्री की क्लास चलती है वो यहाँ ऑफिस में नहीं चलती है, ठीक है। वो अमित सर के द्वारा जो है वो अपने घर से पढ़ाते हैं कंप्यूटर से, वो यहाँ आ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी की वो क्लास डिजिटल बोर्ड पे नहीं होती है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आप केमिस्ट्री भी आप सभी को यहाँ पर क्लियर करा दूं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ पर तो हो गया ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात। अब इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से टॉपिक है, एक तो आपका इससे संबंधित आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र ज्ञात कीजिए, किसके आधार पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इसके आधार पर जो है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करने के लिए आता है। और यहां पर भी आपको इसमें 2 अलग अलग कंडीशंस देखने को मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी अक्षीय स्थिति, एक आपकी होगी अक्षीय स्थिति, और एक होती है आपकी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, अगर हम लोग अक्षीय स्थिति की बात करें तो आप लोग जानते हैं इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे r³, ये आप यूज करते हैं। अगर हम लोग निरक्षीय स्थिति की बात करें तो ये आप यूज करते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके अलावा p बाई r³। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये यहाँ पर जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर जो है ये 2 टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तो आपको तैयार ही करनी है, साथ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी कि इसका सूत्र ज्ञात करने के लिए आता है।
तो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण जो है आरोपित होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका इसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से ही संबंधित है। इसीलिए मैंने बताया कि इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मिले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से सब पढ़ डालिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये पहले चैप्टर का, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इससे संबंधित तो कुछ भी मिल जाए आपको सब पढ़ लीजिए, इसका मात्रक रट डालिए, इसका विमीय सूत्र याद कर लीजिए, सदिश राशि है, अदिश राशि है, इसकी परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने क्या बताया यहाँ पर, तीसरा इसी से संबंधित है कि यहां पर आप बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो टाउ बराबर आप यूज कर सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए पीई साइन थीटा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। आप ये फॉर्मूला जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो है यहाँ पर आरोपित बलयुग्म टाउ बराबर पीई साइन थीटा यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया आपके सबसे मेन टॉपिक जो आपको पहले चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा जो और पूछे जाते हैं कौन कौन से टॉपिक, अगला मैं बात करूं तो कूलाम का नियम बहुत पूछा जाता है। ये भी नियम आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होता है Q1 Q2 बटे R², ये आपका कूलाम का नियम, ये आपसे बहुत पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आपको गॉस प्रमेय का कथन यानी कि इसका स्टेटमेंट बोल सकते हैं, गॉस प्रमेय की परिभाषा एक प्रकार से बोल दीजिए, वो पता होनी चाहिए। साथ में गॉस प्रमेय का निगमन यानी कि फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, इसका आपको निगमन भी तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता होगा एक अनंत समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस चैप्टर में ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको आप लोग स्किप नहीं करेंगे, तो ये तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही है। साथ में मैंने जितने भी चैप्टर यहाँ पर बताए ये आपके पहले चैप्टर से संबंधित टॉपिक थे, इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये सारे टॉपिक आप बिल्कुल जो है अच्छे से रट डालिए, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर जो है इसमें स्किप नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला एक पहला जो टॉपिक बताया आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, स्क्रीनशॉट सभी लोग लेते रहिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया बिल्कुल रट लीजिए, कुछ भी मिल जाए उससे संबंधित छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2-3 परिभाषाएं हैं, जैसे कि आपको परिभाषा किसकी पढ़नी है, आपको यहाँ पर परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की याद होनी चाहिए। आवेश क्या होता है ये आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद रखिएगा, ठीक है, इनके मात्रक और विमीय सूत्र याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से टॉपिक अगले चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके 6 टॉपिक हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे 7वें टॉपिक की, जैसे कि आपका अगला चैप्टर जो है वैद्युत विभवांतर, उसमें आपको वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा तो पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर भी आपका द्विध्रुव से संबंधित एक टॉपिक है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण, मैंने जो बताया है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा जोर इसी टॉपिक पर दिया है, क्योंकि इससे संबंधित कुछ भी अगर आपको मिल जाए तो छोड़ना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सबसे ज्यादा पेपर में रिपीट होते हैं,
पहले चैप्टर में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर। दूसरे में आपको विभव ज्ञात करना रहेगा, किसके आधार पर, वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर, ठीक है, या फिर द्विध्रुव बोल सकते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव का निर्धारण भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसमें भी आपकी दो स्थितियां हैं, तो यहां पर भी जो है आपकी इसमें कौन कौन सी स्थितियां हैं, दो स्थितियां। जैसे कि उसमें आपकी अक्षीय और निरक्षीय थी, उसी तरह से इसमें भी आपकी एक अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और इसके अलावा दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति। ये हो जाएगा। अक्षीय स्थिति की बात करें तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ये आपका यूज होता है। इसके अलावा निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है ये शून्य होता है, सॉरी यहाँ पर p यूज करिएगा। तो यहां पर जो है आपका निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है, ये याद रखिएगा। अक्षीय स्थिति में तो होगा लेकिन निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होगा। तो यही वहां पर लिख के आएगा क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा आप सभी को क्या पढ़ना है, अगर इस चैप्टर में बात करें तो मैंने आप सभी को बताया है कि यहाँ पर आपको विभव और इसके साथ साथ विभवांतर, विभव और विभवांतर, इनकी आपको परिभाषा पढ़ लेनी है। यहां पर जो आपको विभव और विभवांतर की परिभाषा। इसके अलावा आपका जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब वो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बहुत पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें भी दो अलग अलग कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन आपकी जब परावैद्युत पूरी तरह से प्लेटों के बीच भरा हो, तो जब परावैद्युत पूर्णतः भरा हो, पूर्णतः भरा हो। इसके अलावा जो सेकंड आपका होता है जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो, जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा गया हो, आंशिक रूप से भरा हो। अब आप सभी लोग जानते हैं जब भी यहां पर परावैद्युत पूरी तरह से भरा जाता है तो वहां पर जो संधारित्र की धारिता होती है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D यूज करते हैं। जब पूरी तरह से यहां पर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाएगा तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटे D। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा। आंशिक रूप से जब भी भरा जाएगा तो धारिता क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A बटे में होता है D माइनस T प्लस T बाई K। इसका निगमन अभी हम लोगों ने जो अगला लास्ट वाला आंसर सॉल्व किया था चौथा, उसमें हम लोगों ने इसका निगमन भी किया था, भी इसी का निगमन वहां पर किया भी गया था। तो ये दोनों जो है इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने कंडीशन बताई। इसमें क्या बोला है, जब परावैद्युत पूरी तरह से भरा हो, और इसमें क्या बोला गया, जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा गया हो। तो जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर जब ये दूसरा वाला आएगा, यानी कि ये वाला, तब तो वहां पर कंडीशन दी जाती है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निर्धारण कीजिए या फिर धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा गया हो, यानी कि जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा गया हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। लेकिन जो पहला वाला है इसमें यहां पर ये कंडीशन लिख के नहीं आएगी। हो सकता है केवल इतना लिखा हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए। अगर इतना लिखा है तो फिर आपको वहां पर ये वाला करना है, फिर आपको इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि आपको दोनों करने हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी केवल समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बोल दिया जाए
तो वहां पर केवल आपको जो है जो ये वाला दिया गया पहला ये यूज करना है। लेकिन जब कंडीशन दी जाएगी अगर पूरी तरह, तब तो आप समझ ही जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन नहीं दी गई तो केवल आपको पहला वाला यूज करना है, और अगर कंडीशन दी जाएगी तो जो दी जाएगी उसके अनुसार फिर आपको वहां पर कर देना है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको इस चैप्टर में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ये अच्छे से तैयार रखने हैं। समांतर प्लेट, इसके अलावा एक और भी है धारिता के लिए, विलगित गोली चालक की धारिता। अगर यहां पर हम लोग बात करें विलगित गोली चालक, विलगित गोली चालक की धारिता, इसका सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू ए। यहाँ पर जो है गोले की त्रिज्या, कहीं कहीं पर हो सकता है ए की जगह पर यही सूत्र ऐसे लिखा गया हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर। तो कंफ्यूज मत होना, अगर ए लिखा है या फिर आर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर इस गोली चालक की त्रिज्या से है। ठीक है, तो गोली चालक की अगर त्रिज्या आप ए मान के हल करेंगे तो सूत्र में ए आएगा, आर मान के हल करेंगे तो लास्ट में आर आ जाएगा। नहीं तो यहां पर बस इतना याद रखना कि ये मेन फॉर्मूला इसका होता है विलगित गोली चालक की धारिता का। ठीक है, तो ये आप सभी को याद रखना है। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहां पर ये हो गए आपके, ये जो सेकंड चैप्टर था आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें से ये सारे टॉपिक आपको यहां पर पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी को क्या पता होना चाहिए, यहां पर आपको जो है इस चैप्टर में एक तो संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका। लेकिन सिद्धांत कम पूछा जाता है, जो आपको इसके पहले टॉपिक बताए गए वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखिएगा। तो संधारित्र का सिद्धांत, इसके अलावा यहां पर संधारित्र की धारिता की परिभाषा ये पूछी जाती है इस चैप्टर से। इसके अलावा यहां पर जो कभी कभी पूछा जाता है वो आपका U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी जो आपको ये रिपीट होते हुए देखने को मिल जाएगा, यानी कि संचित ऊर्जा या फिर ऊर्जा घनत्व। तो ये भी आप लोग तैयार रखिएगा। बाकी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आप सभी को यहाँ पर बता दिए गए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब अगला हम लोग बात करेंगे तीसरे चैप्टर की, यानी कि जो विद्युत धारा है। अब मैंने बताया था जो तीसरा चैप्टर है वो अकेला ऐसा चैप्टर जिससे 7 नंबर का आएगा, बाकी के जो चैप्टर है वो लगभग 4-4 नंबर के ही लगभग आ रहे हैं सभी से। लेकिन ये जो चैप्टर है आपका, इससे आपके 7 नंबर मिलने वाले हैं विद्युत धारा से, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी यहाँ पर है विद्युत धारा, इससे जो है आपके टोटल 7 नंबर मिलेंगे। तो इसके जितने भी टॉपिक है वो सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल केमिस्ट्री का भी करा दिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए जाएंगे। नहीं, बीएससी की क्लासेस जो नहीं चल पा रही हैं इस समय, क्योंकि यहाँ पर मेरा सुबह कॉलेज रहता है, कॉलेज के बाद यानी कि सुबह कॉलेज में क्लासेस रहती हैं 3 बजे तक, उसके बाद शाम को सारी जो क्लासेस होती हैं वो इंटर की ही होती हैं, बाकी टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए आगे की क्लासेस यहाँ पर अभी नहीं हो रही, केवल इंटर तक की ही क्लासेस यहाँ पर चल पा रही हैं। ठीक है, ओके, तो केमिस्ट्री का भी करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सभी लोग जो है जितना भी बताया जा रहा है, जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं, सारे जो आप लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। ठीक है, मॉडल पेपर इस बार मैंने चालू करा दिया है शायद, अगर मॉडल पेपर चालू शायद इस बार नहीं कराया, अभी आप सभी को अनसॉल्व पेपर चालू कराया जा रहे हैं। मॉडल पेपर पूरा 1 शॉट में, यानी कि 3 घंटे 4 घंटे जो भी लगेगा पूरा एक साथ कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, और तुरंत उसके 1 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि रिविजन भी आप लोग कर सकें। ठीक है, वो सभी, हाँ, इसके बाद जो है सेट 5 ही स्टार्ट किया जाएगा। 2022 के 4 सेट तक कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैंने आप सभी से पूछा था कि इसी के आगे के जो है सेट चालू कराया जाए या फिर हम लोग 2020 में चलें, तो आप लोगों ने बोला था इसी सेट के लिए। तो ठीक है, कल से जो है सेट नंबर 5 जो है 2022 का चालू कराया जाएगा। तो कल से 2022 का 5वां सेट जो है आपका वो स्टार्ट किया जाएगा। बाकी आप सभी के हो ही चुके हैं। अब अगर हम लोग बात करें तीसरे चैप्टर की, बात हो रही विद्युत धारा की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं सबसे पहले लिख रहा हूं यहां पर, इससे संबंधित भी आपको कुछ भी मिल जाए तो रट लीजिए, अपवाह वेग, या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग, इसे जो है वीडी से प्रदर्शित करते हैं।
इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी संबंधित, जैसे मैंने शुरुआत में क्या बताया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसी तरीके से यहाँ पर इस टॉपिक से संबंधित जितना कुछ आपको मिल जाए सब कुछ पढ़ डालिए। यानी कि इसकी परिभाषा, आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। इसके अलावा इसका संबंध जिससे मिल जाए वो सब आपको याद रखना है। जैसे कि अगर संबंध की बात करें तो आपसे I बराबर NE/AVD पूछा जाता है। I बराबर NE/AVD का मतलब यहाँ पर धारा और अनुगमन वेग में रिलेशन, ये जो दिया गया है ये आपका धारा और अपवाह वेग में संबंध होता है। अपवाह वेग में संबंध, ये आपका पूछा जाता है। यहाँ पर धारा और अपवाह वेग में संबंध बहुत रिपीट होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में आपका क्या होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बोल सकते हैं या फिर अपवाह वेग। आप याद रखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन, ओम के नियम का निगमन। ओम का नियम तो आप लोग जानते हैं, V बराबर IR आप लोग यूज करते हैं। तो ये यहां पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है सभी लोगों को, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है कुछ परिभाषाएं तो पढ़नी है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपका किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। दो नियम हैं, प्रथम नियम जिसे हम लोग संधि का नियम बोलते हैं, यानी कि सिग्मा I बराबर होता है आपका 0, इससे जो है संधि का नियम बोला जाता है। यहाँ पर सिग्मा I बराबर 0 होता है। और जो सेकंड नियम होता है वो होता है सिग्मा IR बराबर, यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा E। ये दो नियम है किरचॉफ के, दोनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट डालिए बिल्कुल, ठीक है। पहला नियम तो कुछ है नहीं, सीधे किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके अलावा ये क्या है आपका कि किसी भी बंद पास में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसके संगत जो प्रतिरोध होता है, इन दोनों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा उसमें बहने वाले यानी कि उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये आपका किरचॉफ का नियम इस चैप्टर का है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आपको रट लीजिए। और वैसे भी जो अभी आपका अनसॉल्व्ड सेट चालू कराया गया है उसमें आपको 3 में देखने को मिला होगा, लगभग 2 सेट में आपको वहां पर जो है ये किरचॉफ का नियम मिल चुका है। 2 बार मैंने इसे पूरा जो है कंप्लीट कराया है। वेलकम, गुड इवनिंग सभी का, गुड इवनिंग। जो भी बच्चे नए आए हैं आज सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस समय करीब 97 यानी कि 100 के आसपास जो है आप लोग लाइव हैं और अभी भी लाइक जो है केवल 73 ही पहुंचे हैं। सभी लोग जो है एक बार लाइक दबा दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए सभी लोग। हाँ, मैथ की क्लास जो है 8 बजे से होगी। आज मैथ की क्लास जो है कल नहीं हो पाई थी कुछ कारणों से, तो आज जो है मैथ की क्लास आपकी 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर बात हुई किरचॉफ के नियम की। इसके अलावा अगर इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में आपका व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें आपको व्हीटस्टोन सेतु की परिपथ व्यवस्था, क्रिया विधि, इसके साथ साथ जो संतुलन की स्थिति होती है यानी कि P/Q बराबर R/S, ये इंपॉर्टेंट है। P/Q इसका निगमन आप सभी को यहाँ पर जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है विभवमापी
विभवमापी किससे कहते हैं, विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है, विभवमापी के द्वारा सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे होती है। बिल्कुल रट लीजिए यहाँ पर ये दोनों टॉपिक यहाँ पर। बाकी आप सभी लोग यहाँ पर जो कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आप सभी को इस चैप्टर में, जैसे कि धारा क्या होती है, ये ऐसी परिभाषाएं जो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो वो याद ही हो जाती हैं। धारा किसे कहते हैं, अनुगमन वेग के लिए मैंने पहले ही बता दिया परिभाषा। इसके अलावा आपका प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ये याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए इसके बारे में भी। एक आप विशिष्ट प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध। इसके अलावा गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध के अलावा जो है यहाँ पर गतिशीलता, ये भी आपका पूछा जाता है, यानी कि ये ऐसे टॉपिक है जिनसे आपकी परिभाषा आती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पर जो है धारा घनत्व, इसकी परिभाषा भी याद रखिएगा, धारा घनत्व। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं एक एक लाइन की, आप अगर एक बार भी पढ़ लेंगे तो यहाँ पर ये जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। सबीर जी बायो की क्लासेस जो है वो हो नहीं पा रही हैं, मैंने प्रयास किया है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इसलिए बायो के लिए मैं आप सभी को अभी हाँ नहीं करूंगा, ठीक है। जब कोई व्यवस्था हो जाएगी तो डायरेक्ट आपकी क्लासेस शुरू की जाएंगी, ठीक है। बाकी आप अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करते रहें कहीं से भी। हाँ, केमिस्ट्री की क्लासेस में वो तो हो ही रही टारगेट विद लक्ष्य पर, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपके इस बोर्ड पर भी जो है केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करा दी जाए, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपके ये चैप्टर नंबर 3 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने बता दिए हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आगे, देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो बायो सेवर्ट का नियम ही बोल सकते हैं आप, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बायो सेवर्ट नियम, ये जिसमें हम लोग यूज करते हैं dB बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई IDL साइन थीटा बट्टे R स्क्वायर। तो ये हम लोग जो है बायो सेवर्ट के नियम में यूज करते हैं। तो आपका इस चैप्टर में जो है सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है लगभग तो यही आप मान लीजिए यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम। इसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक और भी हैं जो आप सभी को पढ़ने चाहिए, जैसे कि बात करें लॉरेंज बल की, लॉरेंज बल आपको यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि F बराबर QVB साइन थीटा, ये आपको याद रखना है लॉरेंज बल। इसके अलावा यहाँ पर जो है इस चैप्टर में अगर कुछ पूछा जाता है तो दो समांतर धारावाही तारों पर लगने वाला बल बहुत पूछा जाता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। दो समांतर, इसका निगमन मैंने सेट में भी कराया है, जो आपको यहाँ पर अनसॉल्व सेट कराए जा रहे हैं उसमें इसका निगमन हो चुका है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, तो यहां पर जो है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, ये जो है आपका बहुत पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। F/L हम लोग यूज करते हैं म्यू नॉट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को याद रखना है, यानी कि इसका निगमन करेंगे तो फॉर्मूला तो वैसे भी आप सभी को तैयार रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर तैयार रखना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में आप सभी को क्या पढ़ना है, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को एम्पियर का परिपथी नियम पता होना चाहिए। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपको पढ़ना है, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन सदिश B डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये आप लोगों ने एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ा होगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है। ये भी आपका अक्सर पूछा जाता है, ये एक नंबर में, या सॉरी एक नंबर में नहीं आएगा आपका, ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, या फिर केवल अगर ये लिखने के लिए आ गया कि एम्पियर का नियम लिख दीजिए, सिद्ध करने के लिए अगर कुछ भी नहीं आया तो वहां पर जो है डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ लोग तो कमेंट बॉक्स में इंग्लिश चेक कर रहे हैं शायद किसी की,
चलिए आप लोग इंग्लिश भी ध्यान देते रहिए क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स अभी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर फिजिक्स भी ध्यान देते रहिए, ठीक है। नहीं तो पता लगेगा इंग्लिश के चक्कर में फिजिक्स आपकी इधर उधर हो जाएगी, तो फिजिक्स भी आपको यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि आपको वहां पर बताया गया था धारावाही, यानी कि उसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म, उसी तरीके से यहाँ पर भी धारावाही चालक पर आरोपित बलयुग्म यानी कि टाउ बराबर mb साइन थीटा, या फिर हो सकता है टाउ बराबर m की जगह पर यूज किया जाता है NIAB साइन थीटा। जब भी त्रिज्य की बात होगी, त्रिज्य बल आघूर्ण की, तो वहां पर आपका NIAB यूज होगा। ये फॉर्मूला भी आपका इस चैप्टर में पूछा जाता है, ये याद रखेगा। धारावाही चालक पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है ये यहाँ पर यूज किया जाता है। इसे तीन तरीके से पूछा जा सकता है, या तो हो सकता है MB साइन थीटा केवल आपको दे दिया जाए, या फिर हो सकता है आपको NIAB साइन थीटा दे दिया जाए, या बोल दिया जाए त्रिज्य। यहाँ पर बल आघूर्ण की बात होगी तो जब भी त्रिज्य की बात होगी तो वहां पर साइन थीटा का मान जो है वो 90 रखते हैं। थीटा का मान जब आप 90 रखेंगे तो ये आपका NIAB बन जाएगा। तो फिर आपको ये यहाँ पर इतना यूज करना रहेगा, ये याद रखिएगा। फिर आपको केवल इतना यूज करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जितने भी टॉपिक आप सभी को बताए जा रहे हैं ये आप सभी को वन शॉट वीडियो मेरे मिल जाएंगे। मैं अभी क्लास खत्म होने के तुरंत 5 मिनट के अंदर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, तो आप उस पर जाइएगा और वहां से आप वन शॉट वीडियो देखते जाइएगा। इसीलिए मैं चैप्टर बता दे रहा हूं कि कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का है, तो आपको जो है वहां पर सारे चैप्टर वाइज टॉपिक मिलते रहेंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैंने बता रखा है, अगर आप बिल्कुल आसानी से सब कुछ पढ़ना चाहें तो आप ये फिजिक्स ब्रह्मास्त्र बैच या फिर बूस्टर कोर्स कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस केवल 199 रखा गया है बस, जिसमें आपको कूपन अप्लाई कर देना है एग्जाम 2023, तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए अगर आप ये ज्वाइन कर लेंगे तो कहीं पर कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक विद PDF आपको यहाँ पर जितने भी बताए जा रहे हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कितना, केवल आपको 199 केवल फिजिक्स अगर लेना है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ज्वाइन करना है तो आप ये वाला ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कूपन अप्लाई करना है LV 2023 और ये आपको मिल जाएगा 349। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों है, इसमें आपका केवल फिजिक्स है। जिसमें आपके जो अनसॉल्व कराए जा रहे हैं यहाँ पर उनकी PDF भी डेली जो है वो ऐड कर दी जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सारे और बाकी मैंने बता दिया है आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी सारी चीजें जो है वो ऐड कर दी जाएंगी। अब इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, इसको जो है पढ़ लेना है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो है संटतार वगैरह संबंधित न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी को यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आप बोल सकते हैं भू चुंबकत्व के अवयव है। भू चुंबकत्व के अवयव, या फिर आप बोल सकते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। चाहे उससे आप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के अवयव बोल दीजिए या फिर भू चुंबकत्व के अवयव भी बोल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 अवयव आपको पढ़ने रहते हैं। एक आपको पढ़ना रहता है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। इसके अलावा जो आप सभी को यहां पर दूसरा पढ़ना रहता है वो आपको पढ़ना रहता है नमन कोण, नमन या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं नत्य कोण। और इसके अलावा तीसरा जो होता है वो आपका BH बोल सकते हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। तो ये तीनों जो है आपके भू चुंबकत्व के यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पर जो है अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसमें बस आपको यही टॉपिक जो है भू चुंबकत्व के अवयव से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सारे पढ़ लीजिए। बाकी आपको नति या नमन कोण में यहाँ पर इसका डेरिवेशन जो है भू चुंबकत्व वाला वो आप सभी को पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अलावा 1-2 सूत्र हैं, जैसे कि मैं बात करूं B बराबर √BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ये आपका यूज होता है। इसके अलावा जो नत्य कोण का सूत्र यूज होता है वो tan थीटा बराबर आपका H/V, या फिर बोल सकते हैं थीटा बराबर आप tan इनवर्स H/V करके ये फॉर्मूले आपके यहाँ पर जो है
यूज होते हैं। बस ये 2 ही 3 फार्मूले आपको इस चैप्टर में जो तैयार रखने हैं, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। इसके अलावा अगले चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो आपका चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ये आपको यहां पर फैराडे के दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला आप लोग जानते हैं -d∅dt, या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर फेरों की संख्या दी गई है तो यहां पर होता है आपका -N∅b/dt। सेकेंड नियम जिससे हम लोग लेंज का नियम भी बोलते हैं, इससे क्या बोला जाता है, लेंज का नियम बोला जाता है। यानी कि यहां पर जो है आपको पता होगा लेंज के नियम में कि प्रत्येक कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा जो है वो ऐसी होती है जो हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण जो है वो स्वयं उत्पन्न होती है। हमेशा वो जो है उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण जो है वो उत्पन्न होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको लेंज का नियम यानी कि फैराडे के दोनों नियम तैयार रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें तो आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा आप सभी को क्या तैयार रखना है इसमें, एक तो आपको स्वप्रेरण गुणांक, यानी कि यहाँ पर आपको स्वप्रेरण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा, इसके अलावा स्वप्रेरण गुणांक या फिर बोल सकते हैं आप स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक या फिर आप स्वप्रेरकत्व बोल सकते हैं। जिसकी मैं बात करूं तो आप लिखते हैं L से, सूत्र होता है N∅/I, ये यूज किया जाता है N∅/I, ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप दूसरा सूत्र पढ़े होंगे L -E/di/dt, ये सभी आपके स्वप्रेरण गुणांक के फॉर्मूले यूज होते हैं। ये आपको परिभाषा में याद रखनी, परिभाषा और इसके अलावा स्वप्रेरण गुणांक की बड़ी परिभाषा रटी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी तो यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण और इसके अलावा आप बोल सकते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व इसे हम लोग M से लिखते हैं, जैसे इसे L से लिखा जाता है, इसे M से लिखा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो N∅1/I1 इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर M12 करके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है वो यूज करना रहेगा। इसके अलावा बात करें इसके मात्रक की तो हेनरी होता है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी होता है और अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी होता है। तो ये दोनों नियम यहाँ पर याद रखने हैं, इसके अलावा इनके मात्रक भी याद रखने हैं। इसके अलावा आप सभी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा याद होनी चाहिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण परिभाषा याद रखिएगा। साथ में अगर बात करें तो लेंज का नियम जो कि आपको बताया गया, दूसरा नियम जो है यहाँ पर फैराडे का जो द्वितीय नियम है उसे हम लोग लेंज का नियम भी बोलते हैं, तो वहीं पर लिख दिया गया, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेंज का नियम या फिर आप बोल सकते हैं फैराडे का द्वितीय नियम जो होता है उसे ही लेंज का नियम बोला जाता है। तो ये भी आपको तैयार रखना है। इसके अलावा आप सभी लोगों ने जब आपको अंसाल चालू कराया गया था तो वहां पर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = 12 ओमेगा बी एल स्क्वायर। वहां पर जो आपको इस सूत्र का निगमन कराया था 12 ओमेगा बी एल स्क्वायर, आपको ये अनसॉल्व पेपर में सालों भी करा दिया गया। तो वैसे भी अनसॉल्व में तो जो सालों कराया जा रहा है वो तो आप तैयार करते ही रहें, तो ये भी आपको यहाँ पर इस चैप्टर में जो है वो तैयार रखना है, क्योंकि ये जो है आपको जब अनसॉल्व पढ़ाया गया था तो वहां पर ये कंप्लीट करा दिया गया था, तो ये चीजें आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, प्रत्यावर्ती धारा में जो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आपका LCR परिपथ है, यानी कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा, इसकी प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। इसके अलावा प्रतिबाधा के साथ साथ आपसे यहाँ पर जो है प्रतिबाधा और कलांतर, और इसके अलावा अनुनादी आवृत्ति, ये आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने LCR परिपथ की प्रतिबाधा में पढ़ाई होगा
z बराबर ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा है इसमें, ठीक है। ओमेगा एल माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये होता है ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप लोगों ने कलांतर का फॉर्मूला पढ़ा है एल सी आर परिपथ का, तो इसकी बात हुई है यहाँ पर, ये प्रतिबाधा का सूत्र और इसके साथ साथ कलांतर और अन्नादि आवृत्ति। अन्नादि आवृत्ति आपको पता है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, जो आपको बताया गया अन्नादि आवृत्ति F बराबर क्या होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये कब होता है, जब आपका प्रेरण प्रतिघात जो होता है वो धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर होता है, तो उस समय अन्नाद की स्थिति होती है। अन्नाद की स्थिति कब होती है, जब प्रेरण का प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के मान के बराबर हो जाता है, तो उस समय उसे हम लोग अन्नाद की स्थिति बोलते हैं, और उस समय जो यहाँ पर आवृत्ति होती है उससे ही अन्नादि आवृत्ति बोला जाता है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, ये याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS, इसकी बात हो रही है। इसके अलावा इसमें सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो शून्य होता है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। ये भी याद रखिएगा कि AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक या फिर बोल सकते हैं कि एक पूरे चक्र में, या फिर एक पूरे साइकिल बोल सकते हैं, चक्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक पूरे चक्र में औसत मान शून्य होता है। ये सिद्ध करने के लिए आता है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्कर में जो है यहां पर शून्य होता है। हाँ, पूजा यादव XL बराबर XC जो होता है ये आपके अन्नाद की स्थिति होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर जो है इसमें तैयार रखनी है, तो इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिए अच्छे से। ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, इसकी बनावट, ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके अलावा यहाँ पर जो आपको इसका सूत्र बताया गया तुलना का वो याद कर लीजिए, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आपका जो ये लास्ट चैप्टर है फर्स्ट पार्ट का, फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट चैप्टर है यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें मैंने बताया कि ये आपका 4 नंबर का आएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस 2-3 टॉपिक हैं जो इसमें रिपीट होते ही रहते हैं। एक तो आपको इसकी परिभाषा पढ़ लेनी है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा याद कर लीजिए सभी लोग अच्छे से। परिभाषा के साथ साथ इसके गुण याद कर लीजिए, ठीक है। गुण के साथ साथ आप इसके उपयोग याद कर लीजिए, यानी कि 4-4, 5-5 उपयोग, 4-4 गुण, ये सब रट लीजिए इसके, ठीक है। इसके अलावा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनकी आवृत्तियों के बारे में और तरंग दैर्ध्य, बस इसमें ये, और इसमें आपको बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आप ढंग से ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ये सारी चीज़ें तैयार करने में 1 घंटे का समय मुश्किल से लगेगा, बस नहीं तो आप तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा जो आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे के लिए यहाँ पर ग्राफ बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो तरंग संचरण की दिशा होती है, तरंग संचरण, इसकी दिशा के लंबवत जो है आपका विद्युत क्षेत्र होता है और इसी के लंबवत जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको बताया भी गया था, इसमें यहाँ पर जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके चुंबकीय तरंगे, यानी कि जो है एक साथ ये लंबवत होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये विद्युत तरंग है और इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए ये ले लिया जाए, तो ये दोनों जो है एक साथ यहाँ पर जो है लंबवत होती हैं इस तरीके से, और जब ये यहाँ पर जो है ऐसे
गति करेंगे लंबवत और ये ऐसे, तो यहाँ पर जो तरंग संचित होगी वो आगे की ओर चलेगी। तो ये तीनों जो है परस्पर यहाँ पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और जो तरंग के चलने की दिशा होती है, ये तीनों यहाँ पर जो है आपस में लंबवत होती हैं। तो आपको इसके बारे में ये सारी चीजें याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के सेकंड पार्ट की। तो अगर फिजिक्स के सेकंड पार्ट की बात करें, जो पहला चैप्टर मैंने बताया था अभी प्रकाशिकी, यानी कि जो पहली इकाई है सेकंड की प्रकाशिकी, उसके अंतर्गत तो 2 चैप्टर आएंगे आपका, एक प्रकाशिकी वाला और एक तरंग प्रकाशिकी, दोनों पहली इकाई के अंतर्गत आते हैं, जिससे 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यही मैंने बताया था कि आपको ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें कुछ डेरिवेशन है जो हमेशा रिपीट ही होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं लेंस निर्माताओं का सूत्र, या फिर इसे लेंस मेकर्स फार्मूला भी बोला जाता है, लेंस मेकर्स सूत्र या फिर लेंस निर्माताओं का सूत्र। इसके अलावा संपर्क में रखे 2 लेंसों के संयोग की फोकस दूरी, संयोग की फोकस दूरी, एक ये बहुत पूछा जाता है इससे। इसके अलावा जो है आपका इस चैप्टर से यहाँ पर जो है आपका और कौन कौन से टॉपिक आएगा, एक मैंने बताया आपको गोलीय पृष्ठ जो होते हैं, उन पृष्ठ के कारण भी यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2 टॉपिक तो ये हो गए। इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये आपके जो चैप्टर नंबर 9 यानी कि जो प्रकाशिकी इकाई है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर n-1 1/r1 -1/r2, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। इसका निगमन जो है तैयार कर लीजिए। अभी आप सभी को जब अनसॉल्व सॉल्व कराया जा रहा था वहां पर आपको ये सारे मिल चुके हैं, क्योंकि अनसॉल्व मैंने 4 सेट कराए, उन चारों में आपको ये सब भी मिले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग अवधेश जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये सारे वहां पर आपको मिल चुके हैं। संपर्क में रखे संयोग की फोकस दूरी 2 बार मिल चुका है, जिसमें आपको बताया गया है 1/f बराबर होता है 1/f1 + 1/f2, या फिर हम लोग इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख देते हैं f बराबर f2, सॉरी यहाँ पर होता है आपका f1 × f2 और बट्टे में होता है f1 + f2। तो चाहे तो आप इस फार्मूले को ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिख सकते हैं। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, जिसमें आपको बताया गया है n/v - 1/u और बराबर में होता है n - 1/r। ये सारे सूत्र के निगमन जो है आप सभी को बताए जा चुके हैं। ठीक है, जो आपका अनसॉल्व सॉल्व कराया जा रहा है इस समय, जो 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं उसमें ये सारे आपको मिल चुके हैं, उनके डेरिवेशन भी हो चुके हैं। ठीक है, हेलो शुभम जी, हेलो, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। पूजा, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तुमने तो इसको तैयार कर लो। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया गया है ऐप में, शायद इसका PDF अपडेट नहीं था तो मैंने कुछ टॉपिक वहां पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, कुछ PDF ऐड भी कर दिए गए हैं। ठीक है, ऐप में अभी तक शायद इसका PDF मैंने वहां पर प्रोवाइड नहीं किया था, तो वो मैंने काफी वहां पर प्रोवाइड भी करा दिए। ठीक है, बाकी जो 2-1 टॉपिक बचे हैं वो सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बाकी अगर आप अनसॉल्व पढ़ रहे हैं तो अनसॉल्व में ही सारे हो चुके हैं और अनसॉल्व की PDF वहां पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, ऐप में तो LV क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड रखिएगा सभी लोग, उसमें आपको ये PDF मिल जाएंगे। ठीक है, हेलो क्रेजी जी, हेलो सभी को, हेलो, गुड इवनिंग सभी को। केमिस्ट्री की क्लास जो है वो तो टारगेट विद लक्ष्य पर शाम को 5 बजे चलती है रागिनी जी, ठीक है, सॉरी रजनी, तो वो 5 बजे टारगेट विद लक्ष्य सेकंड चैनल है उस पर चलती है। ठीक है, डेली वहां पर आप देखिए। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको इस चैनल पर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए ये तो 3 डेरिवेशन जो आपको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी, देखिए इसमें आपके 3 हैं, तीनों ज्यादातर पढ़ते रहिए क्योंकि तीनों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, एक तो आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक तो ये हो जाएगा आपका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपका जो परावर्ती दूरदर्शी है, परावर्ती
दूरदर्शी बहुत पूछा जाता है, इसका किरण आरेख, वैसे भी जितनी दूरदर्शियां हैं उन सभी के किरण आरेख बनाना सीख लीजिए और उनकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कर लीजिए। बाकी अगर आपको उसकी विधि लिखना नहीं आता है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किरण आरेख के बारे में नहीं लिख पा रहे हैं ज़्यादा, ठीक है, इसके अलावा आपको विधि नहीं पता है, उसकी बनावट नहीं पता है, तो आप किरण आरेख जो बताए गए हैं वो सीख लीजिए। और मैंने किरण आरेख के द्वारा कैसे लिखा जाता है थ्योरी वो सब बता रखी है। अगर आप चैनल पर विजिट करेंगे, देखेंगे वन शॉट वीडियो, ठीक है। बाकी वन शॉट मैंने बोल दिया उदेश जी, अभी क्लास जब खत्म होगी तो इस क्लास के बाद आप इसी वीडियो को ओपन करिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। पूरी वन शॉट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो किसी को खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर सारे चैप्टर्स के मिल जाएंगे। तो आपको ये दूरदर्शियां तैयार करनी, इनकी किरण आरेख, मेन क्या है किरण आरेख, यानी कि इनकी आपको सभी को जो है किरण आरेख अच्छे से तैयार कर लेने हैं, तो उसमें आप सभी को कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा परावर्ती के साथ साथ आपको खगोलीय दूरदर्शी भी पढ़ना है। किरण आरेख तो सभी के तैयार कर लीजिए। खगोलीय दूरदर्शी, इन सभी के जो है किरण आरेख, ये मैंने नोट कर दिया है, इससे आप लोग लिख लीजिए किरण आरेख। इसके अलावा आवर्धन क्षमता का सूत्र, यानी कि जो आवर्धन क्षमता होती है उसका सूत्र भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर इस चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना है तो वो प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, यहां पर जो है प्रिज्म के, इसका भी निगमन आपको उसमें करा दिया गया है एनसॉल्व में। अपवर्तनांक का सूत्र जो आपको बताया गया है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बट्टे में होता है आपका साइन a बाई 2। इसका निगमन मैंने आप सभी को अनसॉल्व में भी करा दिया है, अभी जो अनसॉल्व सॉल्व कराया गया उसमें आपको इसका निगमन मिला था, ये आपको करा दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको चैप्टर नंबर 9 में जितने मैंने डेरिवेशन बताए वो डेरिवेशन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, शॉर्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, इससे जो है आपको लॉन्ग ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तरंग प्रकाशिकी की, जो आपका तरंग प्रकाशिकी है, अगर उसमें बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तो लिखने के लिए कम आता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत या फिर बोला जाता है द्वितीयक तरंग सिद्धांत, यहाँ पर हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत आपको पढ़ना है। इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि इस सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या आती है, दोनों जो है टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और दोनों डेरिवेशन अनसॉल्व के सेट में मिल चुके हैं आपको, ठीक है। अगर आपने अनसॉल्व डेली सॉल्व किया होगा तो वहां पर आपको मैंने अभी कराया है, ठीक है, इसी हफ्ते में जो है यहाँ पर कराए भी गए हैं, ठीक है। हाँ पीयूष जी आप क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया ना 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके फिजिक्स में, इसके अलावा 6 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरी, यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चन 12 आपके 1 1 नंबर वाले आएंगे, बाकी 2 2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, बाकी सारे प्रश्न नंबर 4 से लेकर 9 तक सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। राजू जी इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, यानी कि इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पाया जाएगा क्योंकि सारे बच्चे जो है लगभग वो हिंदी मीडियम के ही हैं, 1 2 बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं केवल, बाकी सारे चैनल पर जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही हैं राजू जी, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा तो वहां पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समस्या हो जाएगी, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको तो कम समस्या होती है क्योंकि वो हिंदी वाली चीज़ें काफ़ी अंग्रेजी में समझ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनको अंग्रेजी समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ कंटेंट आपको, ठीक है राजू जी। जो कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी आप टॉपिक देख लीजिए यहाँ पर, और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में उसके तैयार करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वही रहेगा चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में, टॉपिक थोड़ी बदल जाएगा इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है। हाँ अजय जी ज्यादातर हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं इंग्लिश का यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। बाकी राजू जी आप टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके, उन टॉपिक के आधार पर जो है आप अपने इंग्लिश में तैयार करते रहिए, ठीक है।
तो यहां पर मैंने बताया था आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो अब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में भी मैंने बताया कि इस सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो एक तो यहां पर पूछा जाता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से परावर्तन और इसके अलावा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर में आता है। देखिए यहां पर मैंने दोनों लिखा है, परावर्तन और अपवर्तन। जब पेपर में आएगा तो एक ही आएगा, या तो परावर्तन की व्याख्या कीजिए लिख के आएगा, या फिर वहां पर जो है अपवर्तन की व्याख्या के लिए आएगा। ठीक है, विशाल जी कौन सा हैंडराइटिंग नोट्स आपका नहीं खुल रहा है? ठीक है विशाल जी, अगर आपका कोई नोट्स नहीं ओपन हुआ है तो आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा और अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे विशाल। ठीक है, आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ओके विशाल चौधरी जी, अगर कोई नोट्स आपका ओपन नहीं हुआ है तो आप कमेंट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो नंबर दिया गया है पर वहां पर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं टेक्निकल टीम को आपका नाम लेके स्पेशली बता दूंगा आज। ठीक है, तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आज कांटेक्ट नहीं हो पाया, टाइम हो गया है, ठीक है, तो कल आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ओके विशाल जी, रजनी जी मैथ की क्लास इस क्लास के बाद ही होगी, लगभग 8 बजे से। ठीक है, 8 या 8:15 बजे स्टार्ट हो जाएगी। जब ये क्लास खत्म होगी उसके 10 से 15 मिनट बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 8 या फिर 8:15 से। ठीक है, तो ये आपके हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के आधार पर यहाँ पर आपको ये 2 टॉपिक जो है पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर इसी में हम लोग लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आपका यंग के द्विस्लेट प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई कल ही कराया गया अभी आपको। यंग के द्विस्लेट प्रयोग से फ्रिंज की चौड़ाई, इसका कल ही हम लोगों ने निगमन कराया था, जिसमें मैंने बताया था इसे W से भी लिख सकते हैं, बीटा से भी लिख सकते हैं, जहां पर आपको d लैम्डा बाई d ये फॉर्मूला वहां पर मिला था। इसका हम लोगों ने निगमन भी किया था। इसके अलावा इसमें लॉन्ग की बात करें तो विवर्तन प्रतिरूप पूछा जाता है आपका, यहां पर विवर्तन प्रतिरूप। इसके अलावा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई। अब चौड़ाई आप लोग दोनों याद रखिएगा, कोणीय चौड़ाई और रेखीय चौड़ाई। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा। हाँ रजनीश जी, जितने टॉपिक बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ही बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं आज। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगर अगले चैप्टर की बात करूं यहाँ पर मैं, तो जो आप सभी का इंपॉर्टेंट है, कुछ परिभाषाएं हैं इसमें छोटी छोटी जो आप सभी को याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं कार्यफलन, देखिए इसके पहले वाला जो चैप्टर था वहां पर भी आपको कुछ परिभाषाएं हैं जो याद होनी चाहिए, वो मैंने आप सभी को नहीं बताई है। जैसे कि मैं बात करूं, एक तो आप सभी को व्यतिकरण, इसकी परिभाषा। ठीक है, इसके अलावा व्यतिकरण के अलावा विवर्तन, शायद कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई है, इसकी वजह से बोर्ड जो है यहाँ पर क्लोज हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, 1 मिनट का समय लगेगा, यहाँ पर हम लोग फिर से ओपन कर लेते हैं फाइल। हाँ पीयूष यादव जी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया ना, अभी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, वहां पर चैप्टर वाइज आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो वहां से जो है चैप्टर वाइज पढ़कर जो है सारे सॉल्यूशन देख लीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास मैंने बता दिया, आप चाहे तो फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र बैच या फिर फिजिक्स बूस्टर बैच, कोई भी एक बूस्टर बैच जो है ज्वाइन कर लीजिए जाके, वहां पर आपको ये सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं अभी पेपर की कोई डेट नहीं है रजनीश जी। ठीक है, डेट आएगी तो मैं आप सभी को वीडियो के द्वारा जरूर बता दूंगा। शुभम सिंह, इसके सारे पीडीएफ जो है आपको फिजिक्स बूस्टर कोर्स और इसके अलावा फिजिक्स ब्रह्मास्त्र बैच में मिल जाएंगे। बाकी जो फ्री पीडीएफ वाला ऑप्शन दिया गया है वहां पर भी जो है इसके पीडीएफ ऐड किए जा रहे हैं, तो वहां पर भी जो है आप इसके पीडीएफ देख लेंगे, वो संडे संडे जो है वहां पर अपडेट किए जाएंगे। हाँ, प्लेलिस्ट में जो है चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो दिया गया है पूरा पूरा। ठीक है,
वहां पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बाकी टॉपिक मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज भी आप वहां से पढ़ सकते हैं। सबिता जी, जो नंबर आप पूछ रहे हैं कितने नंबर का आएगा, आप वीडियो को शुरू कर लीजिएगा प्रारंभ में, वहां से देखिएगा। मैंने शुरू में सब कुछ बताया है कि कितने नंबर का क्वेश्चन, यानी कि किस चैप्टर से आएगा, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर आपको सबसे पहले तैयार करना है, सब कुछ मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया है, ठीक है। आप वीडियो को एक बार बैक कर लीजिएगा, वहां पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद रजनी जी, धन्यवाद आपका। चलिए, तो यहां पर जो मैं आप सभी को कुछ परिभाषाएं बता रहा था, बोर्ड कुछ दिक्कत की वजह से बंद हो गया था, तो यहां पर जो है मैंने आप सभी को बताया था, एक आपको व्यतिकरण, व्यतिकरण के अलावा आपको क्या बताया गया, इसके अलावा जो है आपको परिभाषा याद रखनी है विवर्तन की, इसके अलावा अगर इसमें कुछ याद रखना है तो तरंगाग्र की परिभाषा। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको देख के घबराना नहीं कि बहुत टॉपिक हो गए। ये छोटी छोटी परिभाषाएं एक बार पढ़ेंगे तो रट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने वीडियो मेरे देखे होंगे तो वहां पर कुछ भी ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो आपको पढ़नी है। इसके अलावा अब हम लोग अगले चैप्टर की बात करें अगर, तो वहां पर मैंने आप सभी को बताया है कि सबसे जरूरी क्या है आपका, वहां पर कुछ उसमें भी परिभाषाएं जो सबसे ज्यादा रिपीट होती हैं, जैसे कि एक कार्यफलन, बहुत पूछी जाती है इसकी परिभाषा, कार्यफलन। इसके अलावा देहली आवृत्ति, क्रांतिक द्रव्यमान, ये बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बस इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सनी जी, अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम की कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और इसके साथ साथ प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। इसके अलावा द्रव्य तरंगे, यानी कि द्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं, यहां पर मैंने सारी परिभाषाएं लिखी जो सबसे ज्यादा जो है पूछी जाती है, ये 1 नंबर या 2 नंबर में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, यहां पर जो है आपको दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इसका सूत्र आपको तैयार करना है, ठीक है। और दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र है वो आप दोनों तैयार करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन से संबंधित दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और इसके अलावा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र है, दोनों आपको यहाँ पर तैयार रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित और इसके अलावा जो आपको बताई गई है, ये दोनों यहाँ पर जो है आपको तैयार होनी चाहिए, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इसके अलावा आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो भी आपको तैयार करना है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं, जो उसमें आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो अभी आप लोगों ने अनसॉल्व सॉल्व भी किया है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार मिल रहे थे, जैसे कि एक टॉपिक आपको ये हर सेट में मिला है, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, यानी कि इसके तीनों अभिग्रहित लिखिए, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है आपका। इसके अलावा रदरफोर्ड के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और इसके अलावा इसका निष्कर्ष, ये आपसे बहुत ही पूछा गया है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इसके अलावा जो आपको इसके निष्कर्ष बताइए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर इसमें आप याद कर सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन
स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी श्रेणियां आपकी हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, उन सभी के सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा तरंग दैर्ध्य के। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें जो है आपका लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, इसके अलावा फुंड श्रेणी जितने भी हैं उन सभी की तरंग दैर्ध्य के सूत्र आप सभी को अच्छे से याद होने चाहिए, यानी कि उनके सूत्र तो आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए सभी लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं तो वहां पर आपको एक तो याद रखना है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। इसके अलावा इस चैप्टर से जो सबसे ज्यादा आप सभी को अनसॉल्व में अभी तक देखने को मिले, जो 4 सेट कराए गए उसमें सबसे ज्यादा देखने को क्या मिला है, एक तो आपको मिला है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, एक ये मिला है। इसके अलावा नाभिकीय संलयन, इस चैप्टर से ये दोनों टॉपिक आपके दीर्घ में पूछे गए और ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनकी परिभाषा याद कर लीजिए, इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए, दोनों एक साथ आती हैं और वहां पर जो है 5 नंबर के पूछे जाते हैं। हाँ कार्तिकेय जी, कोविड तो फिर से आ गया है, लेकिन अब हम लोगों को प्रयास तो करना ही, अपना काम तो करना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोविड आ गया तो हम लोग भाग जाए कहीं। अब चीन से आया, हम लोग भाग के चीन भी नहीं जा सकते हैं, ठीक, तो यहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए कोविड को ध्यान मत दो, अभी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जब बाकी कुछ और बढ़ेगा आगे, जो भी हम लोगों के लिए न्यूज आएगी उसी के अनुसार फिर हम लोग आगे कार्य करेंगे, ठीक है। बाकी अभी तो आया है, सिर्फ इतना ही पता लगा है, जब पूरी तरह से बढ़ेगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें आपको नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया, इसके अलावा भी आपका जो इसमें पूछा जाता है वो आपकी 2 यहां पर परिभाषाएं बोल सकते हैं यहाँ पे, एक आपका युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, और इसके अलावा युग्म विनाश, बहुत पूछे जाते हैं। इन दोनों में यहाँ पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसकी गणना करने के लिए यहाँ पर जो है बहुत पूछा जाता है युग्म विनाश के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी ही पढ़नी है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके सबसे लास्ट चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर 14 की। जितने भी टॉपिक हैं सारे रट लीजिए। मैंने बताया था कि ये इकलौता चैप्टर है जिससे 8 नंबर के आएंगे, यानी कि ये अकेला एक चैप्टर है जिससे इस एक चैप्टर से केवल आपके 8 नंबर के टॉपिक मिलने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 14। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 14 की, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। जैसे तो एक तो आपका पीएन संधि, पीएन संधि डायोड। अब पीएन संधि डायोड जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इससे संबंधित अग्रभिनत, पश्चभिनत, अवक्षय परत, ये सब टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे पीएन संधि डायोड में, जिससे छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपसे अवक्षय परत के बारे में पूछा जाता है, अग्रभिनत के बारे में पूछा जाता है, पश्चभिनत के बारे में पूछा जाता है, वो सब आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है आपका पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग, और इसके अलावा अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो ये आपका जो है यहाँ पर पीएन संधि डायोड जो है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इसके अलावा अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अनसॉल्व पेपर में आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी का क्वेश्चन 2 बार मिला है, तो उसको तो आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार ही करना है। इसके अलावा जो आप सभी को अनसॉल्व में सबसे ज्यादा मिला है, एक तो आपको मिला है फोटो डायोड, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये सारे आपको अनसॉल्व में ही करा दिएगा। अगर आप डेली अनसॉल्व ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर भी सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कहीं खोजना भी नहीं पड़ेगा। सेट जो है आप शुरू से देखना शुरू करिए, सेट 1 से लेकर लास्ट तक आपको काफी क्वेश्चन यहाँ पर सारे मिल जाएंगे। लगभग जितने मैंने बताया आधे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर फोटो डायोड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जेनर डायोड, जेनर डायोड के लिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये टॉपिक हटा दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ठीक है, जेनर डायोड। इसके अलावा मैंने आप सभी को एलईडी पढ़ाई है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी आपका याद रखिएगा यहाँ पर। इसके अलावा आपको इसमें बताया गया है सौर सेल। ये सारे टॉपिक आपके अनसॉल्व सेट में मिल भी चुके हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका बताया मैंने 8 नंबर का आता है। तो
तो ये सारे टॉपिक आपको इससे जो है अच्छे से तैयार ही करने हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें, तो यहाँ पर जो है आप इसमें एक PNP और इसके अलावा NPN ट्रांजिस्टर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है PNP और NPN ट्रांजिस्टर ये आपको तैयार करना है इसमें। इसके अलावा ऊर्जा बैंड के आधार पर जो है, यहाँ पर जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। तो ये सारे टॉपिक जितने हैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेने हैं इस चैप्टर के। तो टोटल इतने टॉपिक मैंने आपको पूरी फिजिक्स के लगभग सभी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट तक के सभी चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड पेपर की दृष्टि से वो सारे मैंने बता दिए। और बाकी मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का पेपर ऐसा हर बार आता है कि जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और बाकी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आधे से ज़्यादा हर बार रिपीट भी होते हैं। तो कम से कम जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन तो आपको पहले से अच्छे से तैयार रहें, इसीलिए मैंने सारे टॉपिक ऐसे बता दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ कार्तिक जी, लॉजिक गेट जो है इस बार जो 40% कोर्स कट हुआ है यूपी बोर्ड में, बाकी कुछ अदर बोर्ड में नहीं कट हुआ है, तो वहां पर कुछ टॉपिक हैं जो आपके लॉजिक गेट के हैं। तो लॉजिक गेट में आपके तीनों गेट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी PDF मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा जो मैंने 1 शॉट वीडियो दिए उसमें भी सारे गेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पर मैंने कोई भी गेट स्किप नहीं किया, आप सारे गेट पढ़ लीजिएगा वहां पर, ठीक है। बाकी PDF में भी मैंने सारे गेट वहां पर प्रोवाइड भी करा दिए हैं आपको, ठीक है। तो वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो आप सभी को शुरुआत में बताया है, यहाँ पर जितने भी आपके चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं उनको मैंने स्पेशली आज सभी को बता दिया है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। एक आपका ये इकाई प्रकाशिकी जिसमें 2 चैप्टर आएंगे, इस चैप्टर से मैंने बता दिया है सभी को 13 नंबर, एक इससे आपका 7 नंबर और एक इससे आपका 8 नंबर, यानी कि अगर आपने ये 4 चैप्टर पढ़ लिए तो आपको 28 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप इन चारों के 1 शॉट वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएंगे। अभी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जो है थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगी, वहां से जाकर उनको आप ऐड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बाद में कहीं भी देख सकते हैं, नेट उपस्थित हो या ना हो। अगर डाउनलोड नहीं करेंगे तो हो सकता है नेट की जरूरत पड़े, इसलिए चाहे उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, 1 शॉट में मिल जाएंगे आपको सारे, उनको एक साथ देख लीजिए। चारों जो है अच्छे से तैयार करते रहिए सभी लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैंने जितने टॉपिक बता रखे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया आप सभी को कि चाहे तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अभी इसमें केवल फिजिक्स के जितने भी आपको टॉपिक बताए गए सारे टॉपिक मिल जाएंगे, चैप्टर भी मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो ये वाला है इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगा, यानी कि ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए, ये केवल केमिस्ट्री के लिए यानी कि फिजिक्स के लिए। इसमें अगर आप यहाँ पर कूपन अप्लाई कर देते हैं एग्जाम 2023 तो ये आपको केवल अभी जो है 199, ये आपका दिसंबर तक कूपन अप्लाई करने का ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि आप इसको 30 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं ये कूपन, ठीक है। तो आप 199 में फिजिक्स ब्रह्मास्त्र में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये ज्वाइन करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो इसका प्राइस जो है 399 है, लेकिन अगर अभी आप ये कूपन लगा देते हैं और ये कूपन आपका 25 दिसंबर तक मान्य है, LV 2023, तो इसका प्राइस आपका 349 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, बैच ज्वाइन कर लेंगे तो फायदा इतना ही कि कहीं पर कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। डिस्काउंट पीयूजी जो सबका रहेगा वही आपका भी रहेगा, ठीक है। कार्तिक जी बैच की फीस तो मैंने बता दी ना यहाँ पर, और सारा रिकॉर्डेड कंटेंट है, ठीक है, लाइव क्लास नहीं, यहाँ पर सारा पहले से प्रोवाइड करा दिया गया। इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक मैंने बताए सारे वहां पर अपलोड करा दिए गए, ठीक है, आप उनको जाके कभी भी जो है तैयार कर सकते हैं। बाकी प्राइस के लिए मैंने बता दिया है, इसका अगर केवल फिजिक्स ज्वाइन करेंगे तो 199, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ज्वाइन करेंगे तो वहां पर 349, ठीक है। बाकी अब मैं इस क्लास को एंड करूंगा क्योंकि अभी जो है आपकी इसके बाद मैथ की क्लास भी होगी, ठीक है। तो 10 से 15 या 20 मिनट बाद जो है 8 बजे से लगभग आपकी क्लास जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए जो है
यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सभी के पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।